मिलिए। आप लोग पहली बात एसबीजे के 2017-2018 बैच के कटरा ब्रांच के विद्यार्थी जो एसएससी का फाउंडेशन बैच, राइट, एसएससी का फाउंडेशन बैच कर रहे थे। आप हैं जयशंकर यादव। आप जानते हैं कि हम लोग जो शिक्षक हैं, हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे पढ़ाए विद्यार्थी नौकरी पाते हैं तो हम खुश होते हैं, 2-3 पाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी 7 नौकरियां पा जाता है तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ जयशंकर यादव बैठे हैं। दारागंज में किराए पर रहते थे, मिर्जापुर मूल निवास है और वर्तमान में हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हैं। इनकी जर्नी कैसी रही? हम लोग तो डेली बातचीत करते रहते हैं, डेली पढ़ाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग आते हैं तो इनके बहुत प्रैक्टिकल विचार, इनकी विचार शैली, इनकी विचारधारा, इनका जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके आधार पे कुछ आप लोग सीखते हैं। और मैं चाहता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज जो है जयशंकर यादव से कहूंगा, पहले तो आप जो है कुछ इनके बच्चों से, हमारे बच्चे जो इसको देखेंगे इनसे ये आपसे कुछ प्रेरणा सीखेंगे, क्योंकि जहां आज की डेट में एक नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है, आपने तो 7 नौकरियां क्रैक किया है। आपसे कुछ जानेंगे कि कैसे क्या सूत्र होते हैं, इनके अपने क्या टिप्स होती हैं, इनकी अपनी क्या विचारधाराएं होती हैं, कंपटीशन के बारे में, कोचिंग संस्थान का क्या रोल होता है, टीचर्स के बारे में, इनके माता पिता की सामाजिक स्थिति जो बदली हुई है, आर्थिक बदली हुई है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूं जयशंकर से 1 मिनट आप लोग रूबरू हो जाएं और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जयशंकर जी बताएं, अपने बारे में बताएं, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव श्री सुनील त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं। जब मैं वर्ष 2017 में इलाहाबाद में कोचिंग करने आया तो उस वक्त इस बात की जानकारी ही नहीं थी सर कि पढ़ाई की कैसे जाती है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। बहुत ढेर सारे मटेरियल पढ़ने के लिए होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, और कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे एक ऐसा कुछ आइडिया होता नहीं है। जब कोचिंग ज्वाइन किया गया उस समय इस बात की जानकारी हुई कि किस मटेरियल को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें नहीं पढ़नी है। तो वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिला। और इसके बाद 2017 में कोचिंग, आप कहाँ पे? वर्तमान में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की परीक्षा के तहत जूनियर असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ, जिला मिर्जापुर में, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर का पोस्ट, हिंदी का पोस्ट था, उस पर जो है कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है रिव्यू ऑफिसर के पद पर। और चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्लान करता हूं, थोड़ा से जो है डिस्कस कर दूं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि जयशंकर अपने आप बताएं कौन कौन से एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किया है। जयशंकर, जहां तक मैं समझता हूं ग्रुप डी से शुरुआत किया था हाईकोर्ट की, आपने ग्रुप डी की शुरुआत किया और सबसे खास बात एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, हाईकोर्ट ग्रुप सी, हाईकोर्ट ग्रुप डी और हाईकोर्ट का रिव्यू ऑफिसर क्रैक कर चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कैसे इन विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं जैसे आपने किया है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। देखिए, पढ़ाई करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। पढ़ाई में जो है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन में 5 घंटे 7 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं और 2 दिन 4 दिन करने के बाद फिर आप ब्रेक कर देते हैं तो वहीं से आपका जो है कि ड्रॉबैक स्टार्ट हो जाता है। आप 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। आपको क्या पढ़ना है उस चीज की जानकारी होनी अति आवश्यक है, एक निश्चित गाइडलाइन में, कि जो हमको सही राह दिखाए कि हमको यहां से अगर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो वो रूट सही होना चाहिए ताकि जल्दी से हम पहुंच सके। क्योंकि सरकारी नौकरियों में सर करीब 4.5 करोड़ बच्चे इस समय तैयारी में लगे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जी 4.5 करोड़ लोग जो लगे हुए हैं, तो उन कुछ हजारों को ही केवल पोस्ट मिल पाती है। तो उस कुछ हजार में आने के लिए हमें मेहनत करना होता है और शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने होते हैं। मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने होते हैं। वो गाइडलाइन जो है कि हमारे टीचर्स दे पाते हैं। और रेगुलरिटी और स्वयं के लिए अनुशासित होना कि हमें आज ये करना है। सुबह हम उठे तो पूरे दिन भर का हमारा टारगेट क्या होगा, कि पूरे दिन भर में हमें कंप्लीट क्या चीजें करनी है। तो रात को सोते समय हमारा एनालिसिस होना चाहिए कि रात में हम पूरे दिन भर में हमने ये काम कंप्लीट करने का जो जिम्मा लिया था वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो गिल्ट फील होना चाहिए अपने आप को कि मैंने ये काम नहीं किया। अगले दिन फिर करना हमको अति आवश्यक है। और पिछले दिन का टारगेट भी, आज का भी टारगेट पूरा का पूरा हमें आज कंप्लीट करना है। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इनको केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है बल्कि अकाउंटेबिलिटी लेनी है।
है ना, इनको जो है अकाउंटेबिलिटी पे काम करना है। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि एक छात्र के जीवन में कोचिंग इंस्टीट्यूशन का और वहां के स्टडी मटेरियल का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी क्या भूमिका होती है सिलेक्शन में, इस पर थोड़ा सा बताएं बच्चों को। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रभाव होता है, देखिए बच्चे को पढ़ना अपने से है, लेकिन क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है और किस डायरेक्शन में हमको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से चीजों को जो है कि पढ़ना चाहिए, क्या चीजें किन पे कम फोकस करना है, किन में ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए सिलेक्शन, अगर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाना है तो आप विद्वान बन के सिलेक्शन नहीं पाएंगे, शॉर्टकट्स अपना के आप जो है सिलेक्शन पाएंगे। सबसे खास बात है इसके लिए तो जो स्टडी मटेरियल्स कोचिंग से मिलते हैं, जैसे अभी तक सर मैं बताऊं 2017 की मैंने यहां पे कोचिंग करा हुआ था और आज 2023 है और आज भी मुझे परीक्षाएं देनी होती हैं तो मैं अपने नोट्स ओपन करता हूं। यहाँ के नोट्स, जी, नोट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नोट्स का फायदा यह होता है कि जब आप किसी परीक्षा में जब जाते हैं तो परीक्षा की जब डेट आ जाती है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं या 10 दिन बचे हुए हैं, तो जब रिवीजन होता है तो आप बुक कभी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। रिवाइज कर पाते हैं तो केवल नोट्स रिवाइज कर पाते हैं, और नोट्स जब रिवाइज आप करते हैं तो एक पेज आपने खोला और जैसे ही आपने फोल्ड किया दूसरा पेज खोला तो होता क्या है, उस पर जो चीजें आपने लिखी हैं वो क्लास में पढ़ के लिखी हैं, तो पूरा का पूरा क्लास आपके दिमाग में घूम रहा होता है, तो ये परमानेंट मेमोरी में आपके सेव होता है। और जब सर पूरा का पूरा जब हम अपना एक सब्जेक्ट जो है रिवाइज कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और परीक्षा देने के लिए कॉन्फिडेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कॉन्फिडेंस है तो न आते हुए भी सवाल आप घुमा फिरा के किसी तरीके से आप कर ले जाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आते हुए सवाल भी आप नहीं कर पाते हैं और गलत हो जाती हैं चीजें। वेरी गुड सर। चलिए, तो जयशंकर जी बहुत बढ़िया आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है। वैसे सही बात है, हम अपने संस्थान में बच्चों से बार बार कहते हैं बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। कई बार तो कुछ लोग सोचते होंगे जब देखो सर टॉपते रहते हैं, बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं नोट्स एक बार बनाई जाती है, अपडेट बार बार की जाती है ना। तो इनको कहिए क्या, जैसे बना लिया एक बार, कुछ स्पेस छोड़े रखें, नीचे से स्पेस छोड़ना। वेरी गुड, यही मैं कहना चाहता हूं, उसको अपडेट करते रहे। चलिए एक और सवाल, किताब में मोटिवेशन में हम लोग बहुत सी बातें क्लास में चर्चा करते रहते हैं, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप गाना भी गाते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो क्लास में आपको बुलाते थे, सैटरडे के दिन गाना भी गाते थे। आप देख लीजिए ऐसे बच्चे ही देखिए हरफन मौला होकर निकलते हैं, थोड़ा सा खुलने का प्रयास किया करिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसे हम लोग तो बहुत टिप्स देते रहते हैं, लेकिन जयशंकर मैं चाहता हूं आपका अपना निजी टिप्स क्या है जो किताबी ज्ञान से अलग, जिसको आपने स्वयं इंप्लीमेंट किया है और उसी इंप्लीमेंटेशन का परिणाम है कि 1 नहीं 2 नहीं 7 नौकरी। अरे भाई साहब, कलयुग में 7 नौकरी मतलब 7 जन्म के बराबर होता है। ये एक अत्यंत इफिशिएंट अभ्यर्थी महसूस कर रहा होगा, उस आपकी इस गर्मी को महसूस कर रहा होगा कैसे इस समय नौकरी पाना जहां मुश्किल है। भाई साहब 7 नौकरी पाना, मैं तो जितने बच्चे हमारे यहां पढ़े हैं, हाँ ऐसा नहीं है, कुछ लड़के 5-5 नौकरी बदले हैं। एक हमारे यहाँ जहीर मुसफ्फर थे, उन्होंने कम से कम 5वीं नौकरी बदला हुआ है। एक हमारे यहाँ अभिषेक सिंह थे, उन्होंने कम से कम 4 नौकरी बदला हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे रहे हैं, लेकिन एकदम फैक्ट है आज तक कोई ऐसा स्कॉलर स्टूडेंट नहीं रहा है जिसने 7 नौकरियां इकट्ठा चेंज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं आपका अपना निजी टिप्स क्या है जिसका किताबी ज्ञान से लेना देना ना हो। दैट शुड बी द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ योर्स, आपके अपनी विचारधारा होनी चाहिए, ठीक है सर। सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई नियमित होनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको समय निकालना पड़ेगा, अगर जॉब में नहीं है तो जो स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं कोचिंग्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं या फिर नोट्स तैयार होते हैं, उसको आप रिवाइज करते रहिए। और एक जो प्रमुख बात है, जो मेन बात है, वो ये है कि जब आप पर डे या 2 दिन में या 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट का टारगेट जरूर रखिए। प्रैक्टिस सेट का टारगेट, अब प्रैक्टिस सेट वो 1 घंटे 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन उसका एनालिसिस आपका जबरदस्त होना चाहिए। आपने एक प्रैक्टिस सेट किया, एनालिसिस का तात्पर्य यह है कि आपने एक प्रैक्टिस सेट किया और 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। 100 प्रश्नों में से आपने मान लिया कि 88 प्रश्न अटेम्प्ट किए। अब 88 प्रश्नों में हो क्या गया, करीब 15 प्रश्न आपके गलत हो गए या फिर 10 प्रश्न गलत हो गए। अब 10 प्रश्न आपके गलत हो गए तो अब एनालिसिस करने आप जब चले तो 88 में से 10 गलत हो गए तो 78 पे आपका उतना फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि 10 मेरा गलत हो गया, वो क्यों गलत हो गया, अगली बार से गलती वो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो 12 मैंने छोड़ दिए थे वो क्यों छोड़ दिए, अगली बार वो छूटनी नहीं चाहिए। और वो 12, 10, 22 प्रश्नों पर जब आपने कमांड बना लिया तो अगले प्रैक्टिस सेट में आप जो है कि अपना लेवल बढ़ा लेंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करने के बाद होता क्या सर है कि फिर
एनालिसिस करने का इच्छा अंदर से होता नहीं है। ये होता है कि अब एक बार प्रश्न कर लिया फिर दोबारा क्या ही करें उसको, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वो जो 78 आपने सही कर लिए हैं उसमें से भी कुछ डाउट्स में होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं, तो उनको भी क्लियरिफाई करना जरूरी होता है ताकि अगली बार एकदम कंफर्म रहें, डाउट में ना जाए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें करें, अभी दिमाग में हमारे आ गया, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दरमियान पढ़ कुछ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो पढ़ मान लीजिए टाइम एंड वर्क रहे हैं, दिमाग में कोई सवाल आ गया परसेंटेज से, अब जस्ट इन टाइम का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव जब मैं पढ़ाई करता था यहाँ पे तो एक बात लगातार बोला करते थे, JIT, हमेशा JIT का फार्मूला अप्लाई करिए, JIT यानी जस्ट इन टाइम, और जस्ट इन टाइम का अप्लाई करते हैं फार्मूला आप, तो वहीं से निकलती है JIT का तात्पर्य होता है जीत, फिर जीत हासिल होना तय है। तो जस्ट इन टाइम का तात्पर्य हुआ कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट याद आया, या फिर GS का ही कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ कि मुझे डाउट में जा रहा है, या फिर इंग्लिश का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, तो आप तुरंत उसे अपनी रफ कॉपी पे पीछे के पन्ने पे एक प्रॉब्लम कोड बना लीजिए, उसको लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए कि मुझे बाद में जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ के उठूंगा तो मुझे ये चीजें देखनी है कि आखिर मुझे प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। ठीक है, तो वो जरूर करिए, ये बहुत काम करता है। और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े चेंजेस लेके आते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अब हमको 100 मार्क्स के अगर हैं तो वह सरकारी नौकरी इतना टफ बना दिया गया है कि मतलब केवल सोच से टफ बना हुआ है। होता क्या है कि 100 नंबर में से 100 मार्क्स में से मुझे लाने कितने हैं, 70 75। ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में देखिए आप तो 58 60 62 64 ही मेरिट गई है, यानी हमें केवल कट ऑफ को पार करना है। 100 से ज्यादा नंबर मुझे नहीं लाने हैं, 100 से ज्यादा नंबर नहीं लाना है, मुझे कट ऑफ पार करना है। और कट ऑफ पार करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि हम कितना ज्यादा छोटी छोटी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है सर। चलिए, तो अब जो है अभी इनकी दो बातें सामने मेरे आई। एक तो मैनेजमेंट की भाषा में कहूं तो जो इन्होंने कहा कि 80 सवाल 88 सवाल करते हैं, उसमें से 12 सवाल क्यों छोड़े, 10 गलत हुए तो क्यों गलत हुए, इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं PERT एनालिसिस। व्हाट इज PERT एनालिसिस? PERT मींस PERT। चूंकि ये एक इंटरव्यू है तो मैं इसमें इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जरूरी ही मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कंपटीशन में PERT इवेल्युएशन क्या है। PERT मतलब परफॉर्मेंस, E फॉर इवेल्युएशन, R फॉर रिव्यू एंड T फॉर टेक्निक। आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके रिव्यू करने की जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज PERT एनालिसिस। इस पर मैं एक वीडियो बनाकर जरूर भेजूंगा। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत शानदार वर्ड यूज किया, JIT। तो JIT इज ए जापानी फिलॉसफी। ये जापानी फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी नहीं, ये आदमी के अंदर कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है, कैसे डेवलप करना है, उसकी एक टेक्निक है। और इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। मैं आपको किसी न किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनको उसने प्रभावित किया है, मुझे प्रभावित किया है, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। तीसरा और अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आपके सिलेक्शन पे सिलेक्शन पे सिलेक्शन पे सिलेक्शन के बाद आपके माता पिता की खुशी, उनके हीमोग्लोबिन्स और उनके जो इकोनॉमिक आपके यहां जो स्ट्रक्चर था घर का जैसा भी रहा होगा, उसमें क्या बदलाव आया, और आपके पिताजी की या आपकी अपनी निजी सोशल इंपैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर। सोशल इंपैक्ट समझते हैं क्या होता है? जैसे जब कोई लड़का सेलेक्ट होता है तो वो सिर्फ सेलेक्ट नहीं होता है, उसके खानदान, उसके परिवार, इसके अलावा उसके गांव की वो छोटी छोटी बाजारें जहां पे उसके पिताश्री जाते हैं शाम को गाड़ी से साइकिल से सब्जी लेने के लिए, आप चेक कर लिए, आप सिर्फ सेलेक्ट नहीं होते हैं, आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाता है। उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में इनको बताइए ताकि मोटिवेट होकर के लोग प्रयास करें इस बारे में। ठीक है सर? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मुझे याद है एक दिन क्लास में सर मोटिवेट कर रहे थे। उस मोटिवेशन के दरमियान सर ने यह बताया था कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो जीवन में 2 व्यक्तित्व ऐसे होंगे, उनसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, वो होंगे आपके माँ और बाप। अगर माता पिता जिंदा हैं आपके तो सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है, आपसे भी ज्यादा खुशी किसी को होती है तो वो आपके माँ बाप को होती है। सबसे जरूरी बात ये होती है। देखिए, सिलेक्शन अगर आपको पाना है तो होता क्या है, आपके अंदर आग होनी चाहिए। डिजायर इज द रूट ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर आग है तो फिर जो है कि आप सफलता के लिए मेहनत उतनी कर जाते हैं जितना आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होता, उससे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। लेकिन वो आग किस चीज की होती है? आग होती है किसी इच्छा की।
सब व्यक्ति की इच्छा अलग अलग हो सकती है। जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मन में केवल एक ज्वलंत इच्छा ये होती थी कि मैं कोचिंग करने आया हूं, पढ़ने आया हूं, तो अब मैं अगर जो है कि बुढ़िया बिस्तर बांधकर मिर्जापुर से इलाहाबाद आया हूं, तो इलाहाबाद से मिर्जापुर बुढ़िया बिस्तर बांधकर रिटर्न खाली हाथ नहीं जाना है मुझे। अब अगर हम जाते हैं तो जिस दिन सिलेक्शन होगा, अपने दिमाग में ये चीज, एक फिगर, रिजल्ट के दिन का फिगर अगर आपके दिमाग में है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे प्रसन्नता का लेवल क्या होगा, और सबसे खास बात हमारे माता पिता के जो है हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा, वो कितना जबरदस्त, उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। जिस रोड पर निकलेंगे तो उनका ये होगा कि फलाने का लड़का। ग्रामीण क्षेत्रों में सर, चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा रहता है कि जब निकलते हैं तो चारों तरफ चट्टी चौराहे पे बात, फिर बोले फलाने का लड़का, यही चलता है। हाँ, चट्टी चौराहे पे बराबर ये बात होता रहता है कि हाँ फलाने का लड़का जो है कि यहां सेलेक्ट हो गया, फलाने का लड़का यहां सेलेक्ट हो गया। तो ये चीज बड़ा मोटिवेट, अंदर से मोटिवेट करता था कि मैं काश, चूंकि मैं अपने पूरे खानदान में पहला सरकारी नौकर रहा था, तो कोई सरकारी नौकरी पहले थी नहीं कभी, तो मेरे मन में केवल ये था कि मैं अपने पिताजी को यह सम्मान दिला पाऊं कि नहीं जो है कि फलाने का लड़का सरकारी नौकरी में हो गया है। तो वो अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था। और आपको हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मेहनत से माता पिता हम जो है कि कमा करके जो है कि खून पसीने की कमाई आपको देते हैं, हमको देते हैं। तो जितना दिन, अब मेरा जो पर्सनल रहा है सर, कि मैं जब पढ़ाई यहां पे करता था तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बना रहता था कि मेरे सफलता में मेरे भ्राताश्री का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो है कि चूंकि मुंबई में ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो वो करीब 12-12 घंटे ऑटो चलाते हैं। तो अब 12 घंटे वो ऑटो चलाते हैं, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि वो 12 घंटे ऑटो चलाते हैं तो कम से कम जब तक वो ऑटो चला रहे हैं तब तक मेरा यहाँ कलम नहीं रुकना चाहिए, मेरा कलम नहीं रुकना चाहिए, कॉपी बंद नहीं होनी चाहिए, किताब बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, हमने अपना बिस्तरा लिया और खाना पीना खाए, सो गए। ये चीज अंदर रहता था। और वो जब आग जो होती है ना, तो फिर आपको आपके सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो इसलिए डेडिकेशन, अपने के प्रति प्यार और सपने मन में रख के चलेंगे तो मेहनत अपने आप होगी, और मेहनत जब होगा सर सफलता मिलना तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए जयशंकर ने जितनी बातें किया, जयशंकर की हर बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह है, और मैं बहुत ही जबरदस्त खुश भी हूं कि ये लोग जो है काफी अनुभवी हो गए हैं, काफी अच्छी बातें भी कर ले रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छी बात है। और छोटी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एकदम सटीक बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि आगरा की एक स्टूडेंट है, उनका जो है दरोगा में सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो वो उनके पिताजी शायद मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तो कुछ मोहल्ले में लोग बैठे थे, बोले और भैया दरोगा जी कहाँ हैं? तो कहे कि इसको सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, सिलेक्शन में टाइम मिल जाता है, आ जाते हैं। तो मैं ऐसे सोचा हूं कि अब इस पर कुछ काम करूं, और आने वाले टाइम में बहुत से लोग जो यहाँ इलाहाबाद में जीएसटी में कमिश्नर, और जीएसटी में इस वक्त जो है इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, दरोगा बहुत से लोग हुए हैं। मैं ये प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे इंटरव्यूज होते रहे तो बढ़िया सा कमेंट लिखिए, अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए, कंपटीशन क्रैक करने की जो विद्या ये बता देंगे, वो विद्या शायद हम लोग टॉप पढ़ा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन फेस करने के बाद जो इंपैक्ट आपके ऊपर बढ़ता है उसका सबसे शानदार तरीका बता सकते हैं। जयशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी हैं। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे संस्कार, ऐसे माता पिता जिन्होंने जो है इस तरह आपको संस्कार दिया है, मैं उनको भी सत प्रणाम करता हूं, उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बड़े भाई साहब जिन्होंने इतनी मेहनत करके आपको इस लायक बनाया है, उनको भी मेरा प्रणाम बोलिएगा। और ये जो विद्यार्थी देख रहे हैं, आप इनकी प्रेरणा, इनके संघर्ष, इनके जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने अंदर परिवर्तन लाइए, इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। एसबीजे एजुकेट ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम से आपके साथ है, हर तरह से चल रहा है सिस्टम, उसको मेंटेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।